देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त क्लास 12th के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम लोग हिंदी की पुस्तक वितान के अंतर्गत द्वितीय अध्याय, जो कि आनंद यादव जी ने लिखा है, जूझ, जिसका अर्थ संघर्ष निकलता है, इस शीर्षक वाले अध्याय को पढ़ रहे थे। 2 वीडियो हमने और इसके पहले पूरा किया है, जो आप तक पहुंच चुका है। इस वीडियो में हम बची हुई कहानी को लेकर आगे चलेंगे। लेखक अपनी माँ से बात कर लेता है पढ़ने के लिए और दत्ताजी राव के यहाँ जा कर के पिता को समझाने के लिए उनसे निवेदन कर लेता है। पिता लेखक के जाते हैं दत्ताराज राव जी के सामने, और जब उनको तर्कविहीन करते हैं दत्ताजी राव, तो वे मान लेते हैं कि चलो ठीक है, बेटे को पढ़ने भेज ही दिया जाएगा। ऊपर की लाइन देखें। दादाजी ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था, यानी लेखक के पिताजी का कोई बस नहीं चला कि लेखक को कैसे पढ़ने से रोका जाए। मन मार के बेचारे कह ही दिए, ठीक है दत्ताजी राव, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको पढ़ने भेज दूंगा। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। अब जब घर आए तो खाना खाने लगे दोनों बाप बेटा मिलके, तो इनसे वचन लिया कि एक्चुअली उस समय में वचन की बड़ी कीमत होती थी। एक समय था जब लोग वचन दे देते थे कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, या मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मैं आपको सदैव सदैव के लिए अपने यहाँ जॉब पे रखूंगा, या मैं आपको कभी निर्वासित नहीं करूंगा, तो वो वचन लोग जीवन भर निभा देते थे। ऐसी प्रथा लोगों में बड़ी मान्य होती थी, लोगों के वचन की कीमत होती थी। आज तो वचन की बात ही छोड़ी, लोग कसमों को तोड़ने में टाइम नहीं लगाते। समय बदल चुका है, इसीलिए लोगों के वचनों की कीमत नहीं रह गई। पाठशाला 11 बजे होती है। दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। 11 बजे का स्कूल है। दिन जैसे निकलेगा तैसे तू खेत पे पहुंच जाना। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, यानी 11 बजे तक खेत में सिंचाई इत्यादि का काम, जो भी काम है वो सारा काम तुमको करना होगा। खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, और खेत से ही तुम विद्यालय चले जाना। अब बताओ, यानी जिस हाल में भी हो उसी हाल में विद्यालय चले जाओ। कोई ऐसा नहीं कि ड्रेस लगा हुआ है या कोई विशेष तैयारी करनी है, ऐसा कुछ नहीं। पैदल भागते भागते विद्यालय पहुंच जाओ। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, और छुट्टी होते ही, ये देखो फिगर है कि दत्ताजी राव चारपाई पे बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं, जो देहात का एक विशेष प्रचलन था बड़े लोगों के यहाँ। लड़का पीछे खड़ा है और ये लेखक के पिताजी नीचे बैठ करके चारपाई के और दत्ताजी राव की बातें सुन रहे हैं। तो घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, यानी शाम को जब छुट्टी हो घर जाओ, घर जाके बस्ता अपना रखो, झोला बस्ता जो भी है, बैग, और उसको रख करके सीधा खेत पर आ जाओ। और खेत पर जो जानवर हैं अपने वहीं रहते हैं, उनको तुम चराना, उनको घास चराना, ताकि कुछ मेरी मदद भी करो। कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, समझे? मंजूर है का मतलब, अगर घर पे ज़्यादा काम होगा तो तुमको उस दिन विद्यालय नहीं जाना होगा, उस दिन तुम्हें घर का ही काम करना होगा। इसको समझ लो, इसके बाद कोई काम करना या सोचना। अगर ये सब नहीं मंजूर है तो फिर तुम किसी भी हालत में पढ़ने का मूड मत बनाओ। तो कहा, हाँ ठीक, आज जो भी मानने के लिए कहेंगे पिताजी सब मानेगा, क्योंकि आज इसके मन वाली बात हो रही है। जब आदमी के मन की कोई बात होती है तो उसमें थोड़ी बहुत बिना मन की चीज़ों को भी वो स्वीकार ही करता है। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। कहा, जो मैं कह रहा हूँ, अगर इतना तुम्हें मंजूर होगा तो पाठशाला जाना, और अगर नहीं मंजूर होगा तो ये सब पढ़ना लिखना किसी काम का है नहीं। फालतू वाली बात मत करना, मैं तुमको भेजना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। कहा, सवेरे भी आऊँगा और शाम को भी आऊँगा, दोनों टाइम में खेत में आऊँगा और तुमको देखूँगा। अगर तुम इन कामों में कहीं भी गड़बड़ी किए तो विद्यालय जाना बंद। हाँ, यदि नहीं आया तो किसी दिन, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ। अगर तू नहीं मिला इस तरह से खेतों पे काम करता हुआ, केवल विद्यालय विद्यालय तुमको ज़्यादा सूझ रही होगी, तो जहाँ मिलेगा वहीं बहुत मारूंगा। कुचलता हूँ कि नहीं तुझे? तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है।
देखो व्यंग्य मार रहे, बोल रहे हैं कि तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हो, तू जाएगा पढ़ने जाएगा, मेरे मना करने के बावजूद तू जाएगा, दत्ताजी राव से कहलवा के जाएगा, तेरे ऊपर जितना भूत सवार हुआ सारा भूत उतार दूंगा, एक ही दिन इतना ठोकूंगा पीटूंगा मारूंगा, यही सब बोले। मुझे मालूम है बलिस्टर नहीं होने वाला है तू, बैरिस्टर मतलब पढ़ लिख करके तुम बहुत बड़ा नाम कमाने वाला नहीं है, मैं जानता हूँ कितना तू पढ़ेगा, क्या तू करेगा। दादा बार बार कुर कुर कर रहा था, मतलब गुस्सा कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे किए खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हुई। चलो घर से तो पाठशाला भेजने का जुगाड़ हो गया, अब पाठशाला में भी एडजस्टमेंट जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं घर से विद्यालय भेजे जाते हैं, लेकिन मित्र मंडली उनको इतना परेशान कर देती है कि वो परेशान हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो जाती है। आप लोग तो अभी इस 12th स्तर पे हो, आप बड़े हो के देखेंगे कि कहीं किसी विशेष कोर्स के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ रैंकिंग से लेकर के बहुत कुछ इतना बदला हुआ होता है, मित्र मंडली का स्वभाव बदला हुआ मिलता है कि अगर आप वहाँ पे अपना एडजस्टमेंट नहीं बैठा पाते हैं तो आप बहुत कुछ परेशान होने के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं, या आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, या वहाँ से भाग लेते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होकर के अपनी जान तक को दांव पे लगा देते हैं और स्वयं को नष्ट तक कर लेते हैं। तो बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, केवल घर से ही नहीं है। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। खेत में काम करने वाला ये नहीं देखता है कि गर्मी सर्दी वर्षा क्या पड़ रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब है अच्छी है, कोई मतलब नहीं। लेकिन इससे मतलब है कि खेती में अगर काम है तो तुमको काम करना है, चाहे ठंडी लग रही हो या गर्मी लग रही हो। जिस गर्मी के दिन में आप सारे के सारे लोग कूलर पंखा एसी की हवा लेते हैं, उस गर्मी के दिन में वह किसान खेतों में काम करता है। आपके ऊपर धूल मिट्टी पड़ती है तो आप परेशान हो जाते हो और अपनी बंद गाड़ियों में अपने शीशे तक चढ़ा करके फिर उससे सफ़र करते हो। वहीं उस भीषण लू और तपती दोपहरी में किसान गेहूं की मढ़ाई जब कर रहा होता है तो सारी धूल गर्दा मिट्टी सब कुछ उसके ऊपर पड़ता है। मुंह पे कभी कपड़ा बांध लेता है, कभी वो भी नहीं बांधता है, और गेहूं के पौधों को जब उठा करके थ्रेशर में लगाता है तो बहुत सारे जगह हाथ इत्यादि में कट पिट करके ब्लड निकलने लगता है। सोचो कहाँ एक शहर का रहने वाला व्यक्ति कितने सुखों को बढ़ा लेता है, और वहीं देहात का व्यक्ति किस तरह से गर्मी की उम्मीद भी भगवान से, ये भी नहीं कहता भगवान मौसम ठंडा हो जाए, कहते ही नहीं। मौसम ठंडा हो जाएगा तो धान की फसल से दाने नहीं निकाले जा सकेंगे। अतः वह कहता है हे भगवान पछुआ हवाएं बहें, पश्चिम तरफ से आने वाली हवाएं बहें, लू बहे, लू बहने के साथ साथ वो लू जब बहेगी हवाएं गर्म होंगी तो गेहूं के पौधे को आसानी से भूसा बनाया जा सकेगा, और चाहे कितनी ही मिट्टी क्यों न उड़े उसमें खड़े होकर के काम करना है तो करना है, ये किसान का काम है। तो कहा 11 बजे से 4 बजे के बीच में खेती का काम करने से फुर्सत मिली, कम से कम स्कूल में बैठने को मिलेगा, छाया में बैठने को मिलेगा। मान लो उस समय पंखा कूलर ऐसा कुछ नहीं था स्कूल में, लेकिन इतना तो हो ही जाएगा कि विद्यालय जाएगा और सुकून से वहाँ पे 4-5 घंटा 5 घंटे तक की फुर्सत है, 11 से 4 बजे तक पढ़ने को मिलेगा आराम से। 10 मित्र मिलेंगे, मित्रों के साथ रहना होगा, पढ़ना होगा, और क्या पता पीछे कहा ही था कि जब पढ़ लिख लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। खेती तो पीछे कुएं में ढकेल रही है लोगों को, खेती उबरने नहीं दे रही है, खेती से कर्जा नहीं मिट रहा है, खेती से आदमी का खर्चा पानी भी नहीं चल पा रहा। नौकरी मिल जाएगी तो शायद ज़िंदगी आराम से कट सकती है। उस खेत की चक्की में पिसने से अच्छा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगने लगी। मास्टर छड़ी से मारेंगे कुछ नहीं आएगा तो वो ठीक है, लेकिन धूप में तपती दोपहरी में भीषण मेहनत करके जो खेती में परेशान होना पड़ता है उससे तो फुर्सत मिलेगी। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने
लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। पुरानी कॉपियाँ किताबों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सरकंडे के बने हुए थैले में भर के उन कॉपियों किताबों को लाया था, क्योंकि गरीबी मजबूरी इसी तरह की थी। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। ये इंतजार कर रहे थे कोई टीचर आएंगे, कोई मास्टर आएंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ने का आनंद मिलेगा। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? किसी लड़के ने पूछा। क्या नाम भाई? नए दिखाई देते हो या गलती से इस कक्षा में आके बैठ गए? इस कक्षा के हो नहीं तुम? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेले ही था। मटमैली धोती है, कमर में है, एक गमछा है जो कंधे पे है, जिससे पीठ और पेट ढका जा सकता है। यही पहन के विद्यालय गए हुए हैं आपके लेखक। जरा सोचना, 21वीं सदी के बच्चों के लिए जो क्लास में पढ़ने योग्य अध्याय है, उसको लिखने वाले लेखक की हालत है पढ़ाई करते समय। संघर्ष व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। सच में लिखा गया है कि आप पैदा हुए अगर गरीब घर में, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मर रहे हैं तो इसमें सारी गलती आपकी है। जरा सोचना, इस हाल में पढ़ने वाला लेखक सीबीएसई बोर्ड द्वारा उसका कहानी का शीर्षक चुना गया और आज वह अध्याय आप लोगों को पढ़ना है। कितनी हर्ष की बात है कि एक व्यक्ति फर्श से उठा और अर्श तक पहुंचने की यात्रा में सफल हुआ। देखे देखे तुम्हारा गमछा, वो चौहान का लड़का आपके लेखक से कहता, देखे देखे तुम्हारा गमछा। ऐसा कहते हुए उसने मेरा गमछा छीन लिया। अब बताओ, बेचारा नंगा हो गया। कमर तक तो धोती है, धोती के ऊपर गमछा ही था, गमछा भी छीन लिया। अब मेरा गमछा गया, अब मेरा गमछा। पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। लेखक बेचारा चिंता में है, दादा फिर इसके लिए भी मारेगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, मतलब खींचातानी नहीं हुई। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस की आवाज़ की, मतलब मास्टर की नकल कर रहा है इसका गमछा लेके। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन की इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। परेशान, अरे यार ये तो चौहान का लड़का बड़ा अजीब है, परेशान करके रख दिया। गमछा ऊपर था वो भी लेके भाग गया, मास्टर की नकल उतार रहा था, मास्टर के मेज पे छोड़ दिया। अब मास्टर पूछेंगे किसका है तो मुझे खड़ा होना होगा, तो मेज पे कैसे आया ये भी बताना होगा, डांट हमें सुननी होगी। शैतानी इस चौहान के लड़के ने की। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। ये मास्टर का नाम। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? तो लेखक बोला, मेरा है मास्टर। कहा, तू कौन है? कहा, मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। कहा, गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा,
यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। आज का वीडियो बस इतना ही। लेखक को लगा छुट्टी मिली, चलो चौहान के लड़के की तरफ गए, धौल धप्प होगी या घूसा डंडा कुछ मारेंगे तो चौहान के लड़के को मारेंगे, मैं तो बच गया। गमछा जरूर मेरा था मेज पर, लेकिन मैं बच गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसे मैंने नहीं रखा हुआ था। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कहानी का अगला पार्ट लेके फिर उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो जैसा लगा, जिस तरह से समझ में आया, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी उसको भी आप ज़रूर पूछिएगा। बाकी आप लोगों को धन्यवाद।